हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सो वेलकम बैक टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज होगा, मतलब श्योरिटी इन सर्टेन कंडीशंस इज नॉट लायबल और देयर वर नंबर ऑफ कंडीशंस। ठीक है, तो सर श्योरिटी कई सिचुएशंस में आपने देखा कि वो डिस्चार्ज हो रहा था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, या फिर क्रेडिटर के एक्शन की वजह से, जैसे क्रेडिटर ने वेरिएशन कर लिया, उसको प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया, तो उन सिचुएशंस में वो डिस्चार्ज हो जा रहा था। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, काफ़ी सारा था। और इसमें एक था रिवोकेशन, दैट इज कि जब भी वो रिवोक करेगा कॉन्ट्रैक्ट अपना तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एनीवे, नाउ टुडेज टॉपिक इज राइट्स ऑफ श्योरिटी, दैट इज श्योरिटी के राइट्स। ओके, तो राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी के जो राइट्स है, तो देखिए एक तो है अगेंस्ट, पहला शायद प्रिंसिपल डेटर दिया, क्रेडिटर दे रखा है, तो अगेंस्ट क्रेडिटर। ठीक, सिर्फ पहले प्रिंसिपल डेटर होना चाहिए था। चलो एनीवे, ठीक है, उसके बाद देखिए डायग्राम में वही किया हुआ है, तो मैं भी उसी को लेता हूं ऑर्डर में। सबसे पहला इसका राइट देखिए किसके खिलाफ है, प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब वो पेमेंट कर देगा तो ही हैज द राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। दूसरा उसका यहां पे राइट है, राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो अभी डिस्कस करता हूं बच्चों। Then he has right against creditor. क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी राइट्स हैं। क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या राइट है, लाइक राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट ऑफ सेट ऑफ एंड राइट टू शेयर एनी रिडक्शन। और अगेंस्ट को श्योरिटीज, यस, इसके पास में राइट है अगेंस्ट को श्योरिटीज। सो श्योरिटी यानी कि जो गारंटर, जिसने बच्चों गारंटी ली हुई है। गारंटी की डेफिनेशन तो याद है ना, कि वेयर वन पर्सन प्रोमिसेस टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन in case of his default, तो this is contract of guarantee। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है। सर गारंटी के केस में तीन पार्टीज है, सो इट इज ट्राई पार्टीएट कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में देयर इज ए सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट which will come into force only when principal debtor defaults, and there is a third contract between principal debtor and surety, and that is indemnity. Implied है, there is no need of specific contract, or surety has implied right against the principal debtor. So we will discuss all these things, right? तो surety के अधिकार अगर हम देखें तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में है बच्चों। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में दो राइट्स हैं। सर इसमें एक राइट है सबरोगेशन, राइट ऑफ सबरोगेशन, और दूसरा राइट है इंडेमनिटी। ठीक, क्रेडिटर के अगेंस्ट में इसके पास में तीन राइट्स बताए गए, 1 2 3। पहला राइट है राइट ऑफ सिक्योरिटी,
अगर कोई सिक्योरिटी दे रखी है प्रिंसिपल डेटर ने तो वो क्रेडिटर को देनी पड़ेगी। दूसरा है राइट टू सेट ऑफ। अगर क्रेडिटर के पास में कोई सेट ऑफ का जरिया है तो वो श्योरिटी को भी अधिकार उसे देना पड़ेगा। और तीसरा है राइट टू शेयर रिडक्शन। अगर कोई रिडक्शन हुई है तो उसको भी वो मांग सकता है। और सर अगेंस्ट को श्योरिटीज एक ही राइट है, दैट इज राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। को श्योरिटी से कॉन्ट्रीब्यूशन डिमांड कर सकता है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये श्योरिटी के राइट्स हैं। आइए, सबसे पहला राइट है बच्चों, राइट ऑफ सबरोगेशन। सो इट इज ए न्यू टर्म परहैप्स, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। सबरोगेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे की पोजीशन पे आ जाता है। तो व्हेन द श्योरिटी परफॉर्म्स द प्रॉमिस और डिस्चार्जेस द डेट, obviously he will do this on default of the debtor and he makes his performance in full। वो अपने सारे कार्य कर लेता है, मतलब पूरी जिम्मेदारी निभा लेता है। In that case he will enter into the shoes of the creditor। He will enter into the shoes of the creditor। देखिए, ये प्रोवर्ब है, कहावत है कि वो उसके शूज में आ जाएगा। इट डजंट मीन्स कि पैरों में गिर पड़ेगा। इसका तात्पर्य, भावार्थ होता है कि वह उसके स्थान पर आ जाएगा। तो वॉट एवर राइट्स क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द डेटर, नाउ श्योरिटी शैल हैव दोज राइट्स अगेंस्ट द डेटर। सो लेट मी एक्सप्लेन। सबरोगेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे की जगह पे आ जाता है। तो वन पर्सन occupies position of other, this is बेटा subrogation। ये प्रिंसिपल सेक्शन 140 में दिया है, 140। एक व्यक्ति दूसरे के स्थान पर आ जाता है तो देखिए, श्योरिटी अपॉन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यानी उसने जो प्रॉमिस किया हुआ है वो पूरा परफॉर्म कर दिया, या कोई डेट था वो पे कर दिया। उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है श्योरिटी अपॉन परफॉर्मेंस इन फुल। इसको मैंने सर थोड़ा कैपिटल में इसलिए क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्योरिटी अपॉन परफॉर्मेंस इन फुल ऑफ हिज ड्यूटीज विल एंटर into the shoes of creditor। तो देखिए, ये प्रोवर्ब है बच्चों, और मैंने नहीं बनाई है, इट्स स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली यूज्ड होती है, लीगल प्रोवर्ब है। एंटर इनटू द शूज का मतलब है वह उसका स्थान ले लेगा। तो जो राइट क्रेडिटर के थे अगेंस्ट डेटर, नाउ श्योरिटी शैल हैव ऑल दोज राइट्स अगेंस्ट द डेटर। तो वो क्रेडिटर की जगह पर आ जाएगा, क्रेडिटर की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सबरोगेशन। ये राइट बच्चों अगेंस्ट डेटर भी है और ये राइट अगेंस्ट क्रेडिटर भी है। अब देखो, ये भी उसी की कोरोलरी है, क्योंकि सपोज द क्रेडिटर हैज सर्टेन सिक्योरिटीज। सपोज करिए एक डेटर है, ठीक है सर, एक लेंडर है क्रेडिटर और एक है श्योरिटी, यही होता ना। इसके कहने पे, श्योरिटी के कहने पे लेंडर ने डेटर को लोन दिया। तो दिस इज कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वेयर एट द डिजायर ऑफ श्योरिटी द क्रेडिटर डज समथिंग or abstains from doing something, तो such doing of act
और forbearance on the part of creditor is consideration for surety. Anyway, ये पीछे चला गया मैं. तो श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर ने डेटर के लिए जो कुछ किया वो कंसिडरेशन हो गया, लोन दिया. नाउ डेटर फर्निश्ड सम सिक्योरिटीज, इसने कुछ सिक्योरिटी भी दी. सपोज इसने अपना घर मॉर्टगेज करा, इसने सर जी कोई इस प्रकार से सिक्योरिटी दी और गारंटी भी हुई, इसने गारंटी इसको दी हुई है. तो दिस इज अ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट and there is implied indemnity contract which we will discuss just right. अभी करते अपन उसको. Now सर अब आगे चले. डिफॉल्ट हुआ, देखो श्योरिटी परफॉर्मेंस कब करेगा? ऑब्वियसली जब डिफॉल्ट होगा. तो when surety performs the promise or discharges the debt upon sir failure, upon default of the debtor, and he completely discharges the contract, मतलब पूरा पेमेंट कर दिया. वॉट एवर आर ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी, जितनी उसकी ड्यूटी थी उसने वो पूरी निभा दी. तो ऐसी स्थिति में जब वो पूरा ड्यूटी निभा देगा तो he will enter into the shoes of the creditor, यानी श्योरिटी इसके स्थान पर आ जाएगा. That is right of subrogation. That is called right of subrogation, and my surety will enter into the shoes of the creditor. यानी इत्थे आ जाएगा वो भाई साहब इत्थे. So he has the right of security. This one. तो ये क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी हो गया कि क्रेडिटर हैज टू हैंड ओवर, और ये चीज डेटर के अगेंस्ट में भी हो गई क्योंकि जिस प्रकार से डेटर इसके प्रति लायबल है, नाउ डेटर विल बी लायबल टुवर्ड्स श्योरिटी इन द सेम वे. दैट इज राइट ऑफ सब्रोगेशन. वो क्रेडिटर के रोल में आ जाएगा. इज द क्लियर? गुड. पढ़ो. वेयर ए गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू, ठीक, और डिफॉल्ट ऑफ द डेटर टू परफॉर्म ए गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस. तो डेट का डिफॉल्ट हुआ, परफॉर्मेंस का डिफॉल्ट हुआ. श्योरिटी अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स विच क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द डेटर. तो श्योरिटी शैल हैव ऑल द राइट्स विच क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द डेटर. दिस इज नोन एज राइट ऑफ सब्रोगेशन. इट मीन्स दैट ऑन पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, the surety steps into the shoes of the creditor. ठीक बच्चों? Is that clear? So it is section 140. Indemnity. देखिए indemnity में section is 145 and there is implied indemnity. Sir, when surety has to pay the debt or perform the promise, ठीक है? तो बच्चों श्योरिटी हैज राइट टू रिकवर ऑल सम्स which he has rightfully paid. So the most important point to note here is rightfully. So there is an implied promise. See, ये लेंडर है, ये श्योरिटी नहीं लिखा हुआ, ये तो समझा रहा था मैं आपको. And this is a contract of guarantee बच्चों, as you know. लेंडर ने डेटर को लोन दिया हुआ है और इस व्यक्ति ने गारंटी ली हुई है. अब देखिए जो श्योरिटी के राइट्स अराइज होंगे वो सब डेटर के डिफॉल्ट के केस में ही होंगे, यहां से लेके यहां, क्योंकि श्योरिटी का कोई राइट नहीं है जब तक उसने कुछ करा नहीं है.
सर ये लोन ड्यू हुआ और मेरे डेटर ने पेमेंट कर दिया, तो श्योरिटी का तो जिक्र ही नहीं आएगा. द लेंडर विल नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम श्योरिटी, क्योंकि हिज लाइबिलिटी अराइजेज ओनली इन केस ऑफ डिफॉल्ट. यहां पे भी था ना बच्चों, जब उसने फुल में पेमेंट कर दिया है, मतलब अगर पार्ट परफॉर्मेंस करेगा तो सबरोगेशन नहीं होगा. सबरोगेशन तब होगा व्हेन श्योरिटी हैज डिस्चार्ज हिज फुल प्रॉमिस, फुल ड्यूटीज, ऑल ड्यूटीज, व्हाटएवर ही इज लायबल. ओके. इंप्लाइड इंडेमनिटी भी देखो कब आएगा, जब श्योरिटी ने परफॉर्मेंस कर दी, जब श्योरिटी ने डेट का पेमेंट कर दिया. तो देखिए फिर से सुनिए, ऑन द डिजायर ऑफ श्योरिटी द क्रेडिटर डज समथिंग फॉर डेटर या फोरबियर्स, वो कंसिडरेशन हो गया. नाउ देखिए एंजॉयमेंट इसने किया, डेट का पैसा इसको मिला, श्योरिटी तो खाली गारंटी लिया है. बट वॉट एवर क्रेडिटर इज डूइंग फॉर डेटर इज कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी, दैट इज द लॉ. अब जब ये डिफॉल्ट करेगा देन ही हैज टू पे. तो इसको किसने मरवाया, इसके ऊपर पेनाल्टी लाइबिलिटी क्यों आई, बिकॉज ऑफ हिज डिफॉल्ट. सो देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस, देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई. So there is an implied promise to indemnify the surety for any loss caused to him. श्योरिटी को नुकसान हो रहा है बच्चों डेटर की हरकतों से, डेटर के डिफॉल्ट की वजह से. So there is an implied promise that the debtor will compensate the surety for loss sustained to him which has been caused by the action of debtor. यही तो इंडेमनिटी थी, इंप्लाइड इंडेमनिटी. सर इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्रेस होने की आवश्यकता नहीं. गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होगा, ये इंप्लाइड नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेस नहीं होगा. कुछ केसेस में इंप्लाइड होता है, बाद में डिस्कस करेंगे एजेंसी में, बट अदरवाइज इंप्लाइड नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा ये वाला. बट द कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी फॉर एनी लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ डेटर, देयर इज इंप्लाइड इंडेमनिटी. ओके, सो आई हैव रिटन इंप्लाइड इंडेमनिटी. कहने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, तय करने की जरूरत नहीं है, ये तो इंप्लाइड है कि भाई मेरी गलती से आपको नुकसान हुआ तो आई विल इंडेमनीफाई यू. ओके. Sir, when surety has to pay the debt or perform the promise, ये ना एक्चुअली गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी डेफिनेशन से चल रहा है कि वेयर वन पर्सन प्रोमिसेस टू पे द डेट, डिस्चार्ज द लायबिलिटी और परफॉर्म द प्रॉमिस मेड बाय अनदर पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. तो पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस, तो श्योरिटी हैज राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द डेटर. तो श्योरिटी के ऊपर जो पड़ी है बच्चों, श्योरिटी को जो पे करना पड़ गया वो इससे रिकवर कर सकता है. वॉट एवर सम ही हैज पेड, वॉट एवर सम, बट राइटफुली. उसने जो अमाउंट पे किया बच्चों वो राइटफुली होना चाहिए. सो इफ ही हैज पेड सम अमाउंट एरोनियसली और रॉन्गफुली, सर एरोनियसली या wrongfully, so that cannot be recovered. Indemnity is only for the amounts paid rightfully, उचित तरीके से जो ड्यू थी, जो कायदे में पे होनी चाहिए थी. if he has paid that money he can recover only that, but if he has paid something wrongfully or deceitfully or erroneously, that cannot be recovered. okay, so देखिए इंडेमनिटी में आपको याद होगा कि जो अमाउंट इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स में हमने पढ़ा था कि ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल डेट, जो अमाउंट उसको लॉस हुई वो रिकवर करेगा, वॉट एवर डैमेजेस ही हैज पेड. तो जो अमाउंट इसको पे करेगा वो रिकवर करेगा. सर ही कैन ऑल्सो रिकवर कॉस्ट एसेट्रा, जो उसकी मुकदमे में कॉस्ट लगी है इन फाइलिंग द सूट और डिफेंडिंग द सूट, इवन दैट कैन बी रिकवर्ड. तो ही कैन ऑल्सो रिकवर दैट मनी.
इस पूरी कहानी में इसने रीपेमेंट करा तो ही कैन रिकवर दैट रीपेमेंट। इसके कुछ एक्सपेंस हुए बच्चों जो राइटफुली है, ही कैन ऑल्सो रिकवर दोज एक्सपेंस। इसकी लीगल कॉस्ट लगी इन फाइलिंग द सूट और डिफेंडिंग द सूट, ही कैन ऑल्सो रिकवर दैट कॉस्ट। सो ऑल दोज कॉस्ट विच हैव बीन राइटफुली इनकर्ड बाय श्योरिटी आर रिकवरेबल, बट राइटफुली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो सी क्या लिखा है सेक्शन 145, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, in every contract of guarantee there is an implied promise by debtor to indemnify the surety. The surety is entitled to recover, the surety has right to recover whatever sum he has rightfully paid but not which he had wrongfully. Okay, तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स मैं नोट डाउन नहीं करूंगा बट आई विल एक्सप्लेन। एग्जाम्पल्स बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। और दूसरी चीज मैं ए बी और सी के नाम में नहीं उलझूंगा क्योंकि उसमें फिर सर बहुत देर लग जाती है, ए ने करा बी ने करा और कभी कभी ये नाम गलत लिख जाते हैं, तो उसको अपन ठीक कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। मैं नहीं करा रहा, मैं देख ही नहीं रहा सर, मैं तो फंडा डिस्कस करूंगा आपसे। तो इन्होंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। आइए, B is indebted to C, A is surety। होगा कोई डेटर कोई क्रेडिटर, मैं तो पढ़ूंगा नहीं। C demands payment from A, सर श्योरिटी से पैसे मांग रहा है। On his refusal sues him, उनने मुकदमा कर दिया। A defends the suit, ओके, तो इस पे श्योरिटी पे सूट फाइल हुआ फॉर रिकवरी, श्योरिटी डिफेंड कर रहा है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या श्योरिटी पे मुकदमा डिफेंड करने का ग्राउंड है, आधार है जो बात कह रहा है? सर आधार होना चाहिए। आधार से मतलब आधार कार्ड नहीं, आधार नंबर नहीं। इट्स लाइक कि आप मुकदमा कर रहे हो तो यू हैव सम बेसिस टू फाइट। इफ यस देन ठीक है, अदरवाइज नो इश्यूज, कोई मैटर नहीं है बच्चों। तो बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप ये चेक करो, क्वेश्चन में लिखा है हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो, अर्थात जो मुकदमा हुआ है उसको लड़ने का इस पे बेसिस है। ठीक, अब वो हार गया, डेट का भी पेमेंट करा और कॉस्ट का भी पेमेंट करा, तो बच्चों ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ डेट एज वेल एज कॉस्ट, दोनों रिकवर करेगा, ये कंक्लूजन है। क्योंकि he had paid these amount rightfully। अगले एग्जाम्पल में भी सेम पोजीशन है, बिल्कुल सेम पोजीशन है, लेकिन 4th लाइन में सिचुएशन डिफरेंट है और वहां उन्होंने लिखा है श्योरिटी नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर सो डूइंग। सो श्योरिटी पे मुकदमा लड़ने का आधार था ही नहीं। अब तुम जबरदस्ती बेटा मुकदमा लड़ रहे हो, सर अपने पास बेसिस है नहीं, बिल्कुल कमजोर बेसिस है और हम सूट फाइल कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। दिस इज रॉन्ग, नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर सो डूइंग। तो अब जो मुकदमा हुआ उसमें ये हार गया, डेट की अमाउंट पे करी और कॉस्ट पे करी, तो डेट तो रिकवर करेगा क्योंकि वो तो राइटफुली पे करा, मुकदमा नहीं भी लड़ता तो देना पड़ता, लेकिन जो कॉस्ट है that is not recoverable। तो लिखा ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल, जो ओरिजिनल अमाउंट है वो तो मिलेगी क्योंकि वो राइटफुली पे हुई है। मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए था इसको क्योंकि ग्राउंड्स नहीं थे, तो बिल की अमाउंट तो तब भी देनी थी, बिना मुकदमा लड़े चुपचाप दे देता तो कॉस्ट नहीं लगती। कॉस्ट इसकी बेवकूफी में लगी, श्योरिटी की, राइटफुली पेड नहीं हुआ। पिछले एग्जाम्पल में ही हैड द ग्राउंड टू फाइट, बट इन दिस एग्जाम्पल ही डजंट हैव द ग्राउंड टू फाइट। तो क्यों लड़ रहे हो भाई जब तुम्हारे पास ग्राउंड नहीं है, और फिर भी लड़ रहे हो तो कॉस्ट तुम बियर करोगे, श्योरिटी बियर करेगा। मित्रों मना कर दिया कॉस्ट के लिए, क्लियर हो गया? तो ये था राइटफुली और रॉन्गफुली का एग्जाम्पल, क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल 3 देखिए। सर इसने गारंटी ली हुई है 2 लाख रुपए की, नाम मत पढ़िए, उसमें कंफ्यूजन होता है और कई बार गलत मिलता है और फिर हम परेशान होते हैं। हम अपना टाइम और एनर्जी क्यों खराब करें?
गारंटी है 2 लाख की राइस के लिए, और बेटे आगे लिखा है सी सप्लाइज टू बी राइस फॉर ए लेसर अमाउंट। मान लो 1,50,000 1,50,000 का राइस दिया, गारंटी कितने की थी? 2 लाख की। राइस की सप्लाई कितने की हुई? 1,50,000 मान लिया मैंने। इसने 2 लाख की गारंटी दे रखी है, बट इसने इसको उधार 1.5 लाख का ही दिया, तो रिकवरी कितनी कर सकता है? 1.5 लाख रुपया ना, 2 लाख थोड़ी रिकवर कर लेगा बेटा। और इसने श्योरिटी से 2 लाख वसूल लिए, और हमारा श्योरिटी भी इतना भोला है कि 1.5 लाख के लोन का 2 लाख दे रहा है। सर ब्याज व्याज कुछ नहीं है, कहां लिखा हुआ है? राइस का पेमेंट है। मित्रों, तो ये एरोनियसली का एग्जांपल हो गया। राइटफुल्ली तो पे नहीं करा। राइटफुल्ली कितना पे हुआ? 150। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट लेस देन 2 लाख, उन्होंने अमाउंट लिखी नहीं है। तो जो कुछ अमाउंट राइटफुल्ली पेड हुई है, 1.5 लाख मैंने अस्यूम किया था, तो ओनली दैट कैन बी रिकवर्ड। बाकी 50,000 जो उसने ज्यादा पे कर दिया वो उसकी गलती है, ही कैन नॉट रिकवर। ओके, तो दिस इज माई राइट ऑफ indemnity. So my surety has right against principal debtor. क्या अधिकार है बच्चों? एक सब्रोगेशन, वो क्रेडिटर के स्थान पर आ जाएगा। तो वॉट एवर राइट्स क्रेडिटर हैड, ऑल दोज राइट्स विल नाउ बी एंजॉयड बाय श्योरिटी। इंडेमनिटी का राइट होगा, ही कैन रिकवर वॉट एवर ही हैज पेड। सर इस केस में फुल परफॉर्मेंस वॉज इंपॉर्टेंट एंड इस केस में राइटफुल्ली वॉज इंपॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां एक फुल परफॉर्मेंस पे टिका हुआ होगा आंसर आपका, यहाँ राइटफुल्ली पे आंसर टिकेगा। सो दैट यू हैव टू टेक केयर, इतना ध्यान रखना है, यही सीए है। इसी चीजों को हमें पकड़ना है बच्चों, ठीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर प्रैक्टिकल, यू जस्ट रेफर द सेक्शन, फिर आप उसको प्रोविजन बताओ कि देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस by the principal debtor to the surety to indemnify him in case of his default. The surety has to pay the amount or perform the promise promised by principal debtor. सर सेंटेंस को जोड़ जोड़ के लंबा कर दो। इंग्लिश में तो बड़ा आसान होता है ना, एंड लगा दो, हाउएवर लगा दो, वेदर लगा दो, सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं और लैंग्वेज भारी बन जाती है, मजा आता है। तो you can write section 145 according to section 145 of Indian Contract Act, where the surety has to perform the promise in case of default of debtor. The surety has the right, he has an implied right to recover the amounts paid on behalf of the principal debtor. However, he can recover only those amounts which he has rightfully paid. तो यार एक ही बात को लिखा ना मैंने, जस्ट चेंजिंग द लैंग्वेज। बात पूरी होनी चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते। सर आप वही तो लिख रहे हो, थोड़ा घुमाने फिराने से नंबर थोड़ी कट जाएंगे। अब आपको, अरे सर हमने वो 3 इडियट्स देखी थी, अब उसमें एक बड़ा हिस्टोरिकल सीन उन्होंने दिखाया, मशीन क्या है। अब एक बच्चे को तो, बच्चा क्या, वो तो इतना नालायक था और उसको पूरी बुक वाली डेफिनेशन याद है और बड़ी कर्री सी थी, आई डोंट रिमेंबर, मैं मेरे बस की भी नहीं, आई एम नॉट इंजीनियर। दूसरे ने उसको सिंपल शब्दों में कहा कि जो भी चीजें हमारा काम आसान कर दें। तो देखो इतना भी सिंपल नहीं करना है बेटा। मतलब मैं उन प्रोफेसर साहब की तरफ भी नहीं हूं, उनका व्यवहार भी उचित नहीं था, और मैं उस स्टूडेंट की तरफ भी नहीं हूं जो कह रहा कि जो काम आसान कर दे। सर बिकॉज इट इज टू मच सिंप्लीफिकेशन। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन में, सर इतना लंबा क्वेश्चन आया एग्जाम में, केस स्टडी बना के आपने उसका आंसर लिखा, कैसे लिखा? सेक्शन 145, फिर लिखा इंडेमनिटी, फिर लिखा श्योरिटी कैन रिकवर द अमाउंट, फुल स्टॉप। तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू रेफर्ड द सेक्शन, यू डिस्कस्ड द प्रोविजन एंड यू कंक्लूडेड।
But how many marks you will get out of suppose 5 marks? Sir, मतलब please do not look me like this. लेकिन this is not the way that we can answer in exam. हमारा सर बंटा धार हो जाएगा. We have to discuss the provision. और लीगल लैंग्वेज में अगर नहीं लिखोगे लॉ के आंसर तो मजा कहाँ आएगा? Sir, you can change the language, no problem. But the things must be complete. Okay, so that is important. Anyway, so what I was telling you, pay attention to these things, read it again and again, and then आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. And make notes. मैं आपके पूरे notes बनवा रहा हूँ बच्चों. इन क्लासेस के देखते देखते अभी मेरा स्लो स्पीड है, तो जब वीडियो आप प्ले करते होगे टाइम बचता होगा, तो उसको फॉरवर्ड मत किया करो. इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू मेक दी नोट साइमल्टेनियसली. एक तरफ बुक रखो, बुक पास में रखो, ठीक है, रखना ही पड़ता होगा. दूसरा वीडियो प्ले करो, और तीसरा नोटबुक लेके बैठो. नोट डाउन द थिंग्स. आपके नोट्स बनते जाएंगे. एंड व्हेन यू नोट डाउन समथिंग, तो इट कीप्स ए डिफरेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स, और एग्जाम में वो हमें याद आ जाता है बच्चों. एनीवे, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर. मित्रों, क्रेडिटर्स के खिलाफ क्या राइट्स है? तो देखिए, राइट ऑफ सिक्योरिटी. तो अगर क्रेडिटर के पास में कुछ सिक्योरिटीज हैं, ठीक, सर, क्रेडिटर हैज सम सिक्योरिटी at the time of contract of guarantee. This is most important. With or without knowledge of surety, ठीक है, upon performance surety has right on that. Upon performance in full. सर जी, यही है. और यू सी, दिस इज कोरोलरी ऑफ दैट सब्रोगेशन थिंग. क्योंकि यू नो, व्हेन ही परफॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट इन फुल या पेज द डेट इन फुल, देन ही हैज द राइट टू एंटर इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लोन हुआ तो इसने श्योरिटी ने, डेटर ने सिक्योरिटी भी दी, कुछ मॉर्टगेज करा, प्लेज करा. ये बात श्योरिटी को पता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ही हैज द राइट ओवर दैट सिक्योरिटी. और दैट सिक्योरिटी मस्ट हैव बीन फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गारंटी हुई, उस वक्त फर्निश करनी है. अगर उसके बाद कोई सिक्योरिटी दी गई है, उस पर श्योरिटी का कोई हक नहीं. सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टाइम पर उसके पास अवेलेबल थी, चाहे पहले दी थी चाहे उस समय दी थी, उस पर श्योरिटी का राइट है. बट इफ सम सिक्योरिटी हैज बीन फर्निश्ड बाय डेटर सब्सिक्वेंट टू द गारंटी, तो उस पर श्योरिटी का कोई हक नहीं. ठीक, क्रेडिटर हैज सम सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी हैज राइट ओवर दैट सिक्योरिटी अपॉन परफॉर्मेंस इन फुल. और मित्रों, अगर उसने सिक्योरिटी खो दी, सर, अगर लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो गया, तो मेरा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस. सर, सपोज लोन 4 लाख का है, सिक्योरिटी 1 लाख की है, और क्रेडिटर ने वो वापस कर दी. 4 लाख का लोन था, डिफॉल्ट हुआ, 4 लाख इसने पे करा, 1 लाख की सिक्योरिटी थी, वो इनमें से वापस कर दी, तो ये 3 लाख देगा. सर, 4 नहीं देगा. 1 लाख की इसकी लायबिलिटी कम हो गई, बिकॉज इतना ही नुकसान हुआ. मित्रों, 141 है सेक्शन नंबर, तो लिख ले हैं, श्योरिटीज राइट ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज. तो दिस इज कोरोलरी ऑफ सब्रोगेशन, उसी से जुड़ा हुआ है. और लिखते हैं, सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी. श्योरिटी का अधिकार है कि एवरी सिक्योरिटी पे उसका राइट होगा. विच क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर.
क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर, ठीक है। एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, whether surety knows or not, and if creditor loses या without consent of surety parts with, मतलब उसको वापस कर दिया, तो surety is discharged to that extent, to the extent of value of security. Okay? 3 एग्जाम्पल दिए बच्चों, मैं नोट नहीं करूंगा, ए बी सी में भी नहीं उलझूंगा। सी ने बी को एडवांस किया है 2 लाख रुपए ऑन द गारंटी ऑफ ए, सीधी बात है यार, एक लोन हुआ है, गारंटी है। फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख है मॉर्गेज ऑन फर्नीचर, उसने 2 लाख की सिक्योरिटी भी दी हुई है, फर्नीचर मॉर्गेज किया हुआ है। सी कैंसिल्स द मॉर्गेज, देखा क्रेडिटर ने मॉर्गेज यानी सिक्योरिटी कैंसिल कर दी, अरे, और बच्चों डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। अब बताओ गारंटर का क्या हाल होगा, तो उसकी लाइबिलिटी पूरे तौर पे खत्म हो गई, एज डिस्चार्ज्ड, बिकॉज 2 लाख का लोन है, 2 लाख की सिक्योरिटी थी, और तुमने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया। क्रेडिटर ने करा होगा, निश्चित तौर पे क्रेडिटर ही कैंसिल कर सकता, और तो कोई कर नहीं सकता। नेक्स्ट पढ़ो, क्रेडिटर एडवांस सिक्योर्ड बाय डिक्री, उसको गारंटी भी मिली हुई है, फिर उसने उसकी गुड्स ले ली अंडर दी डिक्री, तो डिक्री पहले से थी, देखो डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर, और उस डिक्री के अंतर्गत उसने गुड्स एग्जीक्यूट करी है, मतलब ले ली हैं। विड्रॉज इज एग्जीक्यूशन, लो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सर आपके पास जो अधिकार है, जो क्रेडिटर के पास में सिक्योरिटी है, वो ऐसे पार्ट विद नहीं करनी है। तीसरे एग्जांपल में देखो, बॉन्ड हुआ, सिक्योरिटी हुई, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में। क्रेडिटर ऑब्टेन्स ए फर्दर सिक्योरिटी, उसके बाद ही गिव्स अप द सिक्योरिटी। इस बार एग्जांपल में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं, आफ्टरवर्ड्स इसको सिक्योरिटी मिली है। तो जब सिक्योरिटी आफ्टरवर्ड्स मिलेगी तो बेटा फिर स्थिति बदल जाएगी और सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इन अचोल में ये गलत हो गया, सिक्योरिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। Next is right to set off. So what is this right to set off बच्चों? तो surety can set off some other debt just like creditor. अभी सपोज करिए क्रेडिटर के पास में कुछ सेट ऑफ का राइट है। सर मैं समझाता हूं, ये लोन का केस था, ये बैंक है, ये बोरोवर है, और इसने 5 लाख का लोन ले रखा है, ठीक क्लियर? ये बैंक है, ये बोरोवर है, 5 लाख का लोन ले रखा है। इसी बोरोवर का इसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है जिसमें सपोज करिए 50,000 रुपए का बैलेंस है। अब बैंक सेट ऑफ कर सकता है? सर मैं बैंक बन जाता हूं, आपने मुझसे लोन लिया 5 लाख, आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, और आपका ही एक सेविंग अकाउंट है मेरे बैंक में, उसमें 50,000 का बैलेंस है। मैं क्या करूंगा? मैं सेट ऑफ कर लूंगा, पक्का कर लूंगा जी, क्यों नहीं करूंगा? तो श्योरिटी पे भी यह अधिकार आ जाएगा। वो क्रेडिटर से कहेगा यार 50,000 रुपए इसके सेविंग में पड़े, सेट ऑफ क्यों नहीं कर रहे हो? करो, 4.5 लाख मांगो मुझसे, 50,000 सेट ऑफ करो। तो श्योरिटी, sir, if creditor sues the surety may have the benefit of set off. Principal debtor had against the creditor. Sir, creditor had against the debtor होना चाहिए, है ना? तो या फिर debtor का कोई set off है, वो भी कर सकता है। इसको 5 लाख इससे लेने हैं सपोज, इसको भी इससे 1 लाख लेना है, तो 4 लाख की लाइबिलिटी तो है, तो श्योरिटी भी 4 लाख पे करेगा, दोनों सेट ऑफ ये कर लेगा, ठीक है? नेक्स्ट, right to share reduction. Sir, surety has right to claim proportionate reduction if principal debtor becomes insolvent. तो अगर किसी तरीके से लाइबिलिटी कम होती है, कोई भी कोर्ट से कहीं से भी, तो रिडक्शन अगर हो जाता है तो उसका बेनिफिट हमारे श्योरिटी को भी मिलेगा।
और श्योरिटी की लाइबिलिटी भी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी। सर वो उतना ही पे करेगा जितना उसने देना है, जितनी उसकी लाइबिलिटी है, उसके बियॉन्ड तो वो पे करेगा नहीं। मतलब डेटर की जितनी लाइबिलिटी है उतना ही वो पे करेगा। सर तो राइट क्लियर है ये वाले। नाउ राइट्स अगेंस्ट को-श्योरिटीज। तो को-श्योरिटीज के अगेंस्ट में भी यहां पे कुछ राइट्स हैं। तो देखिए राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट को-श्योरिटीज, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई श्योरिटी है और उसके साथ में को-श्योरिटीज भी हैं, को-श्योरिटीज याद है कि दो या दो से ज्यादा लोग, इज गारंटीड बाय सर टू और मोर पीपल गारंटी द सेम डेट या परफॉर्मेंस, तो वो को-श्योरिटीज कहलाते हैं। राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसमें रहेगा उनका राइट इक्वली, ओके, वेदर सेम कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो को-श्योरिटीज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो श्योरिटी है या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, फर्क नहीं पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंटली हुआ या सेवरली हुआ, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनको नॉलेज थी या नहीं थी, मैं श्योरिटी बना, मुझे नहीं पता था एक और श्योरिटी भी है, उसको भी नहीं पता था मैं भी श्योरिटी हूं, दो श्योरिटी है, लेकिन क्रेडिटर ने दोनों से गारंटी अलग अलग ली और दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम है, स्टिल इक्वली दे विल कंट्रीब्यूट। तो देखिए सेक्शन है 146 और कहता है इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द को-श्योरिटीशिप। When two or more person are co-sureties for the same debt or duty, jointly or severally, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग है, सेम कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, with or without knowledge, they are liable to pay equal share of whole debt, या जो अनपेड रह जाएगा उसका इक्वल पे करेंगे, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में बात अलग लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट में तय करा है कि भाई 25, 50% दे विल शेयर, तो ठीक है, अदरवाइज इक्वली दे विल शेयर, राइट। दो एग्जांपल हैं छोटे छोटे। एबीसी आर को-श्योरिटीज फॉर ए सम ऑफ 3 लाख, 3 लाख की अमाउंट है, 3 श्योरिटी है और डिफॉल्ट हो गया तो तीनों को 1-1 लाख देना पड़ेगा, ओके। सर आगे लिखा है कि एबीसी को-श्योरिटी 1 लाख रुपए का और एबीसी में कॉन्ट्रैक्ट है, और सर there is a contract between AB and C that A is responsible for 1 quarter, B is 1 quarter, C is 1 half. तो in that case 1 quarter 25,000 और 50,000 की लाइबिलिटी रहेगी, ओके। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम, तो ये भी इक्वली होगा। तो देखिए 147 और है बच्चों, और इस बार उन्होंने अलग अलग अमाउंट की को-श्योरिटी ले रखी है। 147 को-श्योरिटीज आर लाइबल फॉर डिफरेंट सम, कॉन्ट्रैक्ट है तो भी इक्वली होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, तो भी ये लोग इक्वली बियर करेंगे बच्चों मैक्सिमम लिमिट के सब्जेक्ट। तो लिखता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने लगा रखी है उसके सब्जेक्ट टू है। तो अगर डिफरेंट सम के लिए लाइबिलिटी है तो भी उन्हें इक्वली पे करना है, लेकिन लिमिट के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, एबीसी 3 को-श्योरिटी है, अमाउंट है 1 लाख रुपीज की, नहीं सॉरी, ए की मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख, बी की 2 लाख और सी की 4 लाख, और डिफॉल्ट हुआ 3 लाख का, तो इक्वली करिए, 1-1-1 तीनों की लाइबिलिटी होगी जो कि विद इन लिमिट आ रही है, तो तीनों 1-1 लाख देंगे। सेम एग्जांपल कंटिन्यू, 2 नंबर, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, और डिफॉल्ट हुआ 4 लाख का,
अब 4 लाख का 1/3 133,333 हुआ, जबकि ए की लाइबिलिटी 1 लाख है, तो ए 1 लाख देगा। अब बचा सर जी 3 लाख, 1/2 हुआ 1.5 1.5, जो दोनों की लिमिट के अंदर है, तो ये 1 देगा, ये 1.5 दोनों देंगे। तीसरा देखिए, इनकी लाइबिलिटी वही 1 to 4 के सब्जेक्ट टू है, डिफॉल्ट 7 लाख का हुआ, तो तीनों अपनी अपनी लिमिट पूरी देंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख। 8 लाख का डिफॉल्ट होता तो भी 1 2 से 4 से ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती। तो अगर अलग अलग अमाउंट के लिए भी लाइबल है तो भी इक्वल होगा, बट लिमिट के ऊपर नहीं होगा। और देखिए लाइबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल है, तो अगर कोई कोश्योरिटी डिफॉल्ट करेगा तो उसका शेयर दूसरे पे पड़ जाएगा, वो दूसरे को देना पड़ेगा। चलिए, तो इसी के साथ देखिए ये खत्म हो गया है। समरी एक बार आप पढ़ सकते हो, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, ये भी बेटा आपको प्रिपेयर करने जरूर करने, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला यूनिट हम लोगों का फिनिश हो गया, और थोड़ा सा बड़ा यूनिट था, गारंटी खास तौर से इसमें लंबी थी। इसके बाद अब 2 यूनिट्स हमारे और बचे, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं बच्चों, अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।